हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मीनूस एजुकेशन एज। और ये दूसरी वीडियो है बीएसआरजी सीरीज़ की। पहली वीडियो में 33 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, इसमें नेक्स्ट 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। और पार्ट फर्स्ट जो था उसमें कुछ हमने देखा कि बाद में कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम थी, कन्फ्यूज़न था, तो उनकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने इस वीडियो के लास्ट में ली है। भाई देखो, इन्फॉर्मेशन को अगर प्रोसेस करना है तो थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है, और उस टाइम देने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको पेन और रजिस्टर साथ लेना पड़ेगा, नोट्स बना के पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि नोट्स बना के आप पढ़ोगे तो आपका जो ये मटेरियल है, कंटेंट है जो पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा दिन तक रिटेन रहेगा, मेमोरी में फीड रहेगा। तो बेटर है कि रजिस्टर और पेन लेके साथ में नोट्स बना के पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 सन्स वर ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के 101 सन थे। किसने कहा था? दिस वॉज सेड इन महावंशा। महावंशा एक पाली लैंग्वेज में लिखी हुई एक रचना है। इसमें श्रीलंका के जो राजा थे उनका वर्णन है, श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। करीब 850 साल तक का लेखा जोखा इसमें लिखा हुआ है। और ये कहा जाता था 101 सन थे उसके फ्रॉम द 16 वुमेन्स। सबसे बड़े थे सुमना, और सबसे जो यंगर थे वो थे तिस्सा। इनको तिस्सिया भी, तिस्सिया और तिस्सा भी कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो अशोका थे, अशोका जो थे वो तिस्या और अशोका एक ही मदर से बोर्न हुए थे, सेम मदर से बोर्न हुए थे। और इनको जो रचिया था, इनके रचिया था है महानाम। महानाम इन्होंने स्टार्ट किया था। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में लास्ट तीर्थंकर कौन थे? बिल्कुल बहुत सिंपल है, महावीर स्वामी लास्ट तीर्थंकर थे। और कौन से थे ये? 24th थे। पार्श्वनाथ भगवान जी कौन से थे? 23rd थे। तो महावीर स्वामी 24th थे। अजित नाथ सेकेंड है। ठीक है। इसमें कुछ हमारे ना साइंस भी हैं, जैसे फर्स्ट कौन है हमारे? आदिनाथ जी। फर्स्ट भी याद करने लायक है, तो फर्स्ट भी आप याद कर सकते हो, आदिनाथ जी हैं, या इनको ऋषभ देव जी भी कहते हैं। और इनका चिन्ह है बैल। फिर 23rd पार्श्वनाथ जी, इनका चिन्ह है सर्प। और फिर महावीर जी, इनका चिन्ह है सिंह। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ नालंदा विहार वाज। कौन थे फाउंडर नालंदा विहार के? नालंदा विहार के फाउंडर थे कुमार गुप्त फर्स्ट। ये कहाँ है यूनिवर्सिटी? इट इज इन बिहार में है। इट वॉज फाउंडेड इन 5th सेंचुरी। 5th सेंचुरी में फाउंड की थी। और 13th सेंचुरी में ये क्या हो गई? अबेंडेंट हो गई, खत्म हुई। 1200 सेंचुरी में बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण किया, इसको नष्ट कर दिया, लूट मचा दी, लाइब्रेरी को जला दिया, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी बहुत रिच थी। और जो यहाँ भिक्षु रहते थे उनकी भी हत्या कर दी बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू ह्वेंसांग, हु वॉज द कुलपति ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा के विश्वविद्यालय के कुलपति ह्वेंसांग के टाइम पे कौन थे? देखो, ये यूनिवर्सिटी 800 वर्ष तक इसका अस्तित्व रहा, यहाँ अध्यापन का कार्य होता रहा। तो जब ह्वेंसांग आए थे, जब ह्वेंसांग के रेफरेंस में शीलभद्र, तो इनके कुलपति थे शीलभद्र। ये हमारी है नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो, बहुत ही रिच यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, बल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन। बल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। गुजरात में सिचुएटेड है। और वी हैव अ पिक्चर ऑफ बल्लभी यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी। और दिस वॉज सिचुएटेड इन गुजरात। नाउ नालंदा महायान वॉज फेमस फॉर। और देखो, ये जो बल्लभी यूनिवर्सिटी थी ये किससे रिलेटेड थी? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की एजुकेशन थी। और कौन सी? हीनयान। बुद्धिज्म में 2 सेक्ट बन गए थे, हीनयान एंड महायान। तो जो बल्लभी यूनिवर्सिटी है दैट वाज द सेंटर ऑफ हीनयान बुद्धिज्म इन गुजरात। वाइल, अभी दूसरा क्वेश्चन हमारा आया है, नालंदा महायान वाज द फेमस फॉर एजुकेशन ऑफ रिलीजन। बुद्धिज्म। महायान हमें पता है कौन थे? बुद्धिज्म थे। तो नालंदा महायान से रिलेटेड थी, और बल्लभी यूनिवर्सिटी हीनयान बुद्धिज्म से रिलेटेड थी। नेक्स्ट, ये हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच वॉज द ग्रीन विच ऑफ एंशियंट इंडिया। भारत के प्राचीन भारत के ग्रीन विच किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था उज्जैयनी को। यहाँ एक वेधशाला भी थी,
यहाँ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती थी, एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर था ये है उज्जैनी है मध्य प्रदेश में। और सूर्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग, सूर्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो जीरो मेरिडियन था एट दैट टाइम, एंड हम बात कर रहे हैं एंशियंट इंडिया की, तो एंशियंट इंडिया में जीरो मेरिडियन जो था वो उज्जैन से पास होता था, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जहाँ ये इंटरसेक्ट करता था वहीं क्या थी, उज्जैनी थी, इसलिए इसको सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता था। वैद्यशाला भी है, वी हैव अ पिक्चर ऑफ दिस, ये वैद्यशाला है, वहाँ की ऑब्जर्वेटरी है, और ये हमारे पास एक मैप है क्योंकि यहाँ ये जीरो मेरिडियन इन द एंशियंट इंडिया, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब यहाँ कट करा, दिस इज द उज्जैनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ बल्लवी नगर? बल्लवी नगर का फाउंडर था भट्टार्क, और भट्टार्क कौन थे? दे वाज मैत्रक वंशी, मैत्रक वंशी थे ये भट्टार्क, मैत्रक वंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? सबसे पहले बिहार में है, कहाँ बिहार में? भागलपुर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और इसको एस्टेब्लिश कराया था धर्मपाल ने, धर्मपाल ने 775 to 800 सेंचुरी में इसको एस्टेब्लिश कराया था। और जैसे यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस होते हैं वैसे ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में 6 कॉलेजेस थे, या 6 क्या थे? महाविद्यालय, ठीक है, 6 महाविद्यालय थे। इसको भी जो बख्तियार खिलजी था उसने इसको तहस नहस कर दिया, दुर्ग जान के उसने सोचा कि ये दुर्ग है और इसको ध्वस्त कर दिया, भिक्षुओं की सामूहिक हत्या कर दी, इसके ग्रंथों को जला दिया, और इस टाइम में इनके जो कुलपति थे वो श्रीभद्र थे, वो किसी तरह बचकर तिब्बत चले गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, ऑन विच बैंक ऑफ रिवर उज्जैनी वो सिचुएटेड? उज्जैनी कहाँ सिचुएटेड है? शिप्रा रिवर के किनारे पर सिचुएटेड है उज्जैनी। और यहाँ क्या होता है, 12 साल में, हर 12 साल में कुंभ मेला भी लगता है, ठीक है। और उज्जैन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महाकालेश्वर, महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में, ठीक है, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ, और 12 साल में एक बार कुंभ का मेला भी यहाँ लगता है, शिप्रा नदी पे है उज्जैनी। दिस इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देखो विक्रमशिला कितनी रिच यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने बड़े एरियाज में होती थी उस टाइम के, उत्कृष्ट नमूने होते थे ये आर्किटेक्चर के। नाउ द फेमस ओल्ड यूनिवर्सिटी इन द साउथ इंडिया वाज, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें देखना है। देखो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिहार में है, अभी हमने पढ़ा। तक्षशिला है, ये वेस्ट में थी, ये रावलपिंडी, एट प्रेजेंट रावलपिंडी पाकिस्तान में है, क्लियर। औदंतपुरी भी बिहार में है, और ये बनवाई थी गोपाला ने, औदंतपुरी गोपाला फर्स्ट ने बनवाई थी। और तक बल्लभी अभी हमने पढ़ा, ये है गुजरात में। तो यहाँ अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो यहाँ साउथ तो हमारे हिसाब से कोई है नहीं यूनिवर्सिटी, तो मे बी द क्वेश्चन इज नॉट फ्रेम्ड करेक्टली। तो बस आप यहाँ से याद कर लीजिए, नालंदा बिहार, तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान, औदंतपुरी बिहार और गोपाला फर्स्ट ने एस्टेब्लिश कराए थे, और बल्लभी है गुजरात में। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, द एंशिएंट इंडिया इन विच यूनिवर्सिटीज एडवांस एजुकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी वाज टॉट? अभी हमने पढ़ाया कि कहाँ था, क्या था, एक इम्पोर्टेंट सेंटर उज्जैनी था, इम्पोर्टेंट सेंटर, ठीक है। तो उज्जैनी में ही क्या होता था, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती थी। इसको क्या कहा जाता था? ग्रीनविच, एंशिएंट इंडिया का ग्रीनविच भी कहा जाता था, इसलिए यहाँ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई होती थी। द स्तूपा इन एंशिएंट इंडिया वॉज क्राउंड बाय द अम्ब्रेला, जो स्तूप होते थे उनके ऊपर एक अम्ब्रेला बना होता था, तो वो अम्ब्रेला किस चीज़ का बना होता था? दैट वॉज वुड और स्टोन, कास्ट या पाषाण का, पत्थर और या स्टोन का बना होता था वो। अच्छा, सांची स्तूपा किसने बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट है ना सांची स्तूपा। सांची स्तूपा किसने बनवाया? ये बनवाया था अशोका ने, ठीक है। और ये भोपाल के आसपास है, एस्टेब्लिश है भोपाल के आसपास। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, गुड एग्जाम्पल ऑफ इंडस आर्किटेक्चर। इंडस कला, वास्तुकला का, सैंधव सभ्यता का हम आर्किटेक्चर देखें तो उत्कृष्ट नमूना क्या है? चौड़ी सड़कें थी,
मल्टी स्टोर, यहाँ मल्टी स्टोरेज से मतलब ये नहीं कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी, थोड़ा सा एक आधा खंड था उनके ऊपर। और ग्रेट बाथ, तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट क्या लगता है, ग्रेट बाथ लगता है, तो ग्रेट बाथ क्या था, एक उत्कृष्ट नमूना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता केव आर सिचुएटेड, कहाँ है भाई अजंता केव, अजंता केव आर सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, ये हैं बाघोरा नदी की जो घुमावदार पहाड़ियां हैं उनके बीच में, उनकी घाटी में खोदी गई हैं। और ये जनरली दो तरह की गुफाएं हैं इसमें, एक है चैत्य और दूसरी है विहार। देखो चैत्य क्या थी, जहाँ अध्यापन कार्य होता था, जहाँ उपासना होती थी, पूजा होती थी, है ना। और विहार क्या होता था, जहाँ भिक्षु रहते थे, तो ये एक तरह से रेजिडेंशियल जो एरिया था वो हमारा विहारा था। और 30 गुफाएं हैं जिसमें 5 चैत्य हैं और 25 विहारा हैं। नाउ मालदेवी का मंदिर इज सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में विदिशा में सिचुएटेड है मालदेवी का मंदिर। अब ये देखो एलोरा अजंता, अजंता देखो ये एक सिंगल पत्थर है, ग्रेनाइट के पत्थर थे, उनके अंदर काट काट के बनाया बहुत खूबसूरती से। ये अंदर बनी हुई है पत्थरों के, जो पहाड़ थे उनको अंदर काट के एंटर करके उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई है। ये वॉल पेंटिंग है अजंता की। द इमेज ऑफ विष्णु ले ऑन द बेस्ट ऑफ द शेषनाग वॉज फाउंड फ्रॉम, एक विष्णु जी की जो मूर्ति है जो इस सरसैया पर लेटे हुए हैं वो कहाँ से मिलती है, देवगढ़ टेम्पल से मिलती है ये। और ये कहाँ है देवगढ़ टेम्पल, ललितपुर, ललितपुर यूपी में है ये, ठीक है। और कहाँ बसा हुआ है ये, बेतवा नदी पे। अगर रिवर पूछी जाए तो कौन सी रिवर के पास है, बेतवा रिवर के पास। और इनको 10 अवतार टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि विष्णु जी को 10 अवतार बोला जाता था, 10 अवतार टेम्पल भी इनको इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, द कोलोसल रॉक कट मेडिवल इमेज ऑफ जैन संत गोमतेश्वरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गोमतेश्वरा में श्रवणबालगेला की चट्टान काटकर बनाई गई है ये। और ये कहाँ है, इट इज इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में है। इनको बाहुबली भी कहा जाता है, बाहुबली। और ये कौन थे, जो पहले जैन थे, फर्स्ट जो जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ऋषभदेव उनके पुत्र थे, ऋषभदेव के पुत्र थे। इन्होंने तपस्या करी थी और तपस्या करने के बाद इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो खड़े होकर इन्होंने तपस्या करी थी। तो उसी खड़े होने की जो एक इनकी इमेज है, ये देखो ये एक पोस्चर है, इस पोस्चर में खड़े होकर उन्होंने पूजा करी थी और इनके ऊपर बेलें भी चढ़ गई थी। तो इसी चीज़ को डिपिक्ट किया गया है, देखो सारे हाथ पे पैर पे सब पे बेलें हैं, तो उन्हीं को डिपिक्ट किया गया है श्रवणबालगेला में। और यहाँ 12 साल में एक बार क्या होता है, इनका महामस्तक अभिषेक होता है, दूध केसर घी गन्ने का रस इन सब से। और ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था चामुंडराय ने, चामुंडराय ने बनवाया था ये। और सबसे बड़ी बात है जब मस्तक अभिषेक होता है इनका तो बहुत ही बड़ा एक इवेंट होता है वहाँ। और एक जो मस्तक अभिषेक हुआ है इनका, दैट इज 2018 में एक मस्तक अभिषेक हुआ है, तो 12 साल में होता है। तो दूसरा कब है ड्यू, 2030 में इनका होगा दोबारा से नेक्स्ट जो मस्तक अभिषेक होगा। ये देखो मूर्ति, ये विष्णु जी की मूर्ति देवगढ़ टेम्पल में सर से यहाँ पे लेटे हुए, और ये श्रवणबालगेला की मूर्ति। ये 17 फीट ऊंची मूर्ति है, 17 मीटर, सॉरी 17 मीटर ऊंची मूर्ति है ये श्रवणबालगेला की। बादामी केव्स आर सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है बादामी केव, दे आर सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। एक्चुअली केव बहुत सारी महाराष्ट्र में ही सिचुएटेड है। और नियर अहीहोल, अहीहोल के पास ये केव्स हैं, हिंदू और जैन की केव है। एक्चुअली इनमें नंबर्ड है ये केव, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 गुफा तो ये नंबर्ड हैं, जिसमें से 3 जो गुफाएं ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है और चौथी गुफा जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। क्लियर। हु बिल्ड द एलोरा केव्स, एलोरा केव्स किसने बनवाई थी, कौन से राजाओं ने बनवाई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट ने बनवाई थी एलोरा केव। और ये कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद, औरंगाबाद में है।
और इसमें तीनों ही जो धर्म हैं, हिंदू, बुद्धिज्म और जैन, तीनों ही धर्म की मॉन्यूमेंट्स इसमें लगे हुए हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। करीब 100 से ज़्यादा गुफाएं हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक केव नंबर 16 है। ज़रा आप मुझे ढूंढ के बताओ किसको आंसर पता है कि केव नंबर 16 किससे रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केव नंबर 16, और जैसे ही तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत भी है और सिंगल मोनोलिथिक, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर एक सिंगल स्टोन से काट के बनाया गया है। ये देखो हमारे पास कुछ मूर्ति हैं एलोरा की। ये पहली गुफा की हैं ये, ठीक है, ये पहली गुफा की है। नटराज है, हिंदू से रिलेटेड है। ये वाराह हैं जो वाराह अवतार थे विष्णु के। ये वामन अवतार है विष्णु के, जिसमें उन्होंने धरती को पूरा नाप लिया था। ये है तीर्थंकर पार्श्वनाथ। देखो अभी हमने साइन बताया था ना, तो पार्श्वनाथ का साइन क्या था? स्नेक थे। देखो इनके जो सर के ऊपर स्नेक का पूरा छत्र बना हुआ है। और ये अभी हमने पढ़ा था शनबालगेला बाहुबली, तो ये केव नंबर 4 में है। ये भी व्यू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, गॉथिक आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर इज। गॉथिक का ये देखो, ये है हमारा गॉथिक आर्किटेक्चर का एक नमूना। तो इनका स्ट्रक्चर देखो क्या है, वर्टिकल है ना, ऊपर तक। जो चर्च वगैरह जो बनाए जाते थे, जो ब्रिटिशर्स बनाते थे, वो इसी तरह के मोन्यूमेंट्स बनाते थे, इसी तरह के आर्किटेक्चर यूज करते थे। तो ये क्या है हमारी वर्टिकल, यानी कि ऊपर ऊपर लंबी इसको बनाया जाता था। वेयर इज मोती मस्जिद सिचुएटेड। मोती मस्जिद कहाँ सिचुएटेड है? यहाँ इंडिया में अगर बात करें तो फोर्ट ऑफ आगरा में सिचुएटेड है मोती मस्जिद। पर एक मोती मस्जिद लाहौर में भी है पाकिस्तान में, और एक मोती मस्जिद रेड फोर्ट दिल्ली में भी है। अब ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, नेटवर्क पर सर्च करें तो रेड फोर्ट में भी एक मोती मस्जिद है छोटी सी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं इसमें? फोर्ट ऑफ आगरा लगाते हैं, क्योंकि रेड फोर्ट इसमें गिवन नहीं है। और इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ फोर्ट ऑफ आगरा में इसको है। पर इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम गड़बड़ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, एंशिएंट इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द हिमालय रीजन वाज कॉल्ड। हिमालय रीजन के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको क्या कहते थे? चलो देखो इनको हम पांचों कर लेते हैं। अभी एक से क्या काम चलेगा हमारा, जब हम पढ़ रहे तो हम पांचों पढ़ेंगे। डिवाइड करते हैं। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ, एंड दिस इज सेंटर। ओके। अब हिंदी में भी कभी कभी आ जाता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हिंदी में हम पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? प्राची दिशा, ठीक है। वेस्ट को क्या कहेंगे? प्रतीची। नॉर्थ को क्या कहेंगे हम? उत्तर। और ये हो गया हमारा साउथ, दक्षिण तो है ही, सेंटर हो गया हमारा। तो जो हिमालय रीजन थे इनको कहते थे विराट। क्लियर? फिर प्राची दिशा, इनकी पूर्व वालों को कहते थे सम्राट, ठीक है। और जो वेस्ट में होते थे, वेस्ट में कहते थे हम इनको स्वराज, स्वराज। और जो यहाँ होते थे दक्षिण में, उनको कहते थे भोज। और जो बीच में होते थे उनको कहते थे राजा। वेरी कॉमन, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ में कौन है? विराट। क्लियर हुआ? और यहाँ पांचों याद कर लीजिएगा। तो कोई भी आ सकते हैं, यहाँ हिमालय का पूछा, दक्षिण का भी पूछ सकते हैं। हाउ मेनी गणराज्य वर रिकॉग्नाइज बाय पाणिनि। पाणिनि के कितने गणराज्य रिकॉग्नाइज करे थे? देवर 33 गणराज्य पाणिनि ने रिकॉग्नाइज करे थे। Who wrote the book जनतंत्र in ancient India? It was written by देवीदत्त शुक्ला। देवीदत्त शुक्ला ने बन करी थी। अच्छा, ये थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें जो आपको याद करनी है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। आप जस्ट एक बार रजिस्टर में मेंटेन करिए इसको अच्छे से। बीच में कभी टाइम मिले तो आप रिवीजन करिए फर्दर। अगर फिर रजिस्टर से भी नहीं तो फोन तो आपके पास रहता है, तो जस्ट लीड लगाइए और उसको सुन लीजिए पूरी वीडियोज को। कोई ज़्यादा बड़ी वीडियोज नहीं होती हैं, 30-30 40-40 मिनट की वीडियोज हैं। सुन लीजिए तो जो आपने लिखा है ना वो सब आपको रिटेन रहेगा। तो एग्जाम टाइम तक अब क्वेश्चन आने से पहले आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, हु सेड धर्मा एंड दंड पनिशमेंट इज राजा। इट वॉज सेड बाय मनु। मनु ने कहा था कि it is only the king who can protect the entire mankind, and for his protection he can use dand as a means of instrument and to maintain dharma by means of dand। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और धर्म मेंटेन करने के लिए दंड का उपयोग करते, तो राजा ही दंड है और राजा ही धर्म है। इट वाज सेड बाय मनु।
मनु की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, कौन सी है? मनु स्मृति, है ना। हिंदू लोग जिसमें है बहुत सारे जो हिंदू लॉज हैं वो मनुस्मृति से ही आते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक बुक है कौटिल्य की, बताएंगे जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौटिल्य की कौन सी बुक है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। विच शेप ऑफ द स्टेट वॉज रिकमेंडेड बाय कौटिल्य? कौटिल्य ने कौन सी स्टेट रिकमेंड करी थी राज्य की? देखो कौटिल्य जो था वो राजा में उसका अटूट विश्वास था, वो राजा की उसने बहुत सारी क्वालिटीज बताई थी, राजा को ऐसा होना चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, तो बहुत सारी क्वालिटी, तो उसको राजा के जो था राजा था उसमें बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। तो क्या था उसका? राजतंत्र प्रणाली उसने रेफर की थी कि राजतंत्र प्रणाली जो होती है वो बेस्ट प्रणाली होती है और राजा की शक्ति तथा राजा का जो अस्तित्व है वही सबसे ऊपर होता था, तो दैट इज राजतंत्र प्रणाली। द सेकेंड ऑर्गन द स्टेट रिकॉग्नाइज बाय द कौटिल्य, सेकेंड ऑर्गन। अच्छा, कौटिल्य ने अपनी बुक जो थी, अभी आप बताएंगे मुझे बुक कौन सी थी? कौटिल्य की जो बुक थी उसमें उन्होंने सप्तांग बताए हैं, सप्तांग यानी कि 7 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। अभी यहाँ इन्होंने हमसे सेकंड पूछ लिया है, अब आगे हो सकता है हमसे कोई और पूछ ले, थर्ड पूछ ले, फिफ्थ पूछ ले, लास्ट पूछ ले, फर्स्ट पूछ ले, तो ये हमें सारे याद होने चाहिए। तो राजा ने सबसे पहला बताया था राजा, सबसे पहला यानी कि राजा क्या है? सर्वोपरि है, तो सबसे पहला जो ऑर्गन है स्टेट का वो राजा है। दूसरा है अमात्य, अमात्य कौन होते हैं? मंत्री, और राजा को बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए मंत्रियों की नियुक्ति में। थर्ड, क्योंकि राज्य को चलाना राजा तो जा के नहीं चलाएगा ना, तो सारे काम किससे कराएगा? अमात्य से कराएगा, तो वो क्या होने चाहिए? बहुत ही काबिल होने चाहिए। और तीसरा है जनपद यानी कि राज्य इटसेल्फ एक ऑर्गन है। दुर्ग फोर्थ है, दुर्ग इसको हम क्या कहेंगे? किला या फोर्ट। बहुत मजबूत किले की भी आवश्यकता है राजा को, क्योंकि अगर वो किला मजबूत नहीं है तो राजा सुरक्षित नहीं रह सकता, शत्रु उस पर हमला करके उसको जीत सकते हैं। फिफ्थ है कोश। कौटिल्य ने कहा है कि चाहे आपको कोई धार्मिक काम करना हो, चाहे जीवन यापन करना हो, चाहे अपनी प्रजा का भरण पोषण करना हो, आपको कोष की आवश्यकता होती है, तो राजा को एक कोष मेंटेन करना चाहिए। तो कोष बहुत इंपॉर्टेंट अंग है किसी भी राज्य का। सैन्य शक्ति, मिलिट्री, ऑब्वियसली मिलिट्री को तो है ही इम्पोर्टेंट, इसके बारे में कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। फिर है मित्र, हर किसी से शत्रुता नहीं निभाई जा सकती, चारों तरफ शत्रु ही शत्रु हो जाए तो एक राजा कैसे सरवाइव करेगा? तो उन्होंने कहा कि विपदा और अशांति में मित्र ही काम आते हैं, तो मैत्री और संधि पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बल दिया था। तो अब देखो हमारा आंसर सेकंड ऑर्गन क्या हुआ? अमात्य हुआ, तो दिस इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ से इस क्वेश्चन से ये आपको नोट्स में जरूर लिखना है। तो सातों याद हो गए, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सैन्य शक्ति और मित्र। जब भी आप इसे सुनोगे ना वीडियो को तो अपने आप याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, हु इलेक्टेड द किंग इन ऋग्वैदिक पीरियड? ऋग्वैदिक पीरियड में राजा का चुनाव कौन करता था? देखो राजा का चुनाव वैसे तो जो राजा का पुत्र होता था, जो राजा का सन होता था वही क्या बन जाता था? राजा बन जाता था। लेकिन प्रजा को अगर वह अयोग्य लगता था तो प्रजा के पास ऑप्शन होता था कि वह उसको राजा के रूप में ना चुने, ठीक है। और किसी और कुलीन परिवार को, बात आती है कुलीन, किसी ऐसे वैसे को नहीं, कुलीन परिवार के जो सदस्य है और जो योग्य है, कुलीन परिवार का योग्य सदस्य को राजा के रूप में चुन सकती थी। अब बात क्या आ गई हमारी? प्रजा की, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं प्रजातंत्र, प्रजा ही चुनती थी, तो प्रजा की। और अब देखें हम तो प्रजा किससे बनी होती थी? विष से बनी होती थी, ठीक है। और विष को मिला के क्या बनती थी? समिति बनती थी। तो अल्टीमेटली कौन चुनता था? समिति चुनती थी। तो जितने भी सदस्य थे, जितने भी विष थे, वो सारे के सारे किसके अंदर आते थे? समिति। तो समिति क्या था? एक बड़ी टर्म थी। और सभा क्या थी? सभा में कुछ सेलेक्टेड लोग होते थे जो राजा को एडवाइज करते थे, जैसे आज हमारा कैबिनेट होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे ही सभा होती थी। और समिति क्या हो गई? पूरा प्रजा हो गई जो कि राजा को चुनती थी। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग यज्ञ वाज परमिटेड फॉर द ब्राह्मण? के लिए कौन सा यज्ञ वैदिक टाइम्स में मान्य था? ब्राह्मण उसको परफॉर्म कर सकते थे। तो राज्य सूर्य जो यज्ञ होता था वो राजा के पद पर आसीत होने से पहले किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ होता था, सोम यज्ञ होता था ये।
अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, राजा जब सब बन जाता था सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए वो अपना अश्व को भेजता था और बाद में जब वो अश्व को कोई भी रोक नहीं पाता था तो वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाते थे, तो ये राजा परफॉर्म करते थे। पुरुष मेधा, पुरुष में इसमें क्या होती थी, बलि दी जाती थी। अब ये नहीं पता कि वो सिंबॉलिक है या दी जाती थी, लेकिन यही कहा जाता है कि एक सिंबॉलिक बलि दी जाती थी ह्यूमन की, और ये देवता वगैरह परफॉर्म करते थे इसको। तो ब्राह्मण के लिए कौन सा था, वाजपेयी यज्ञ मान्य था। वैदिक टाइम में वेदों में कहा था कि ब्राह्मण वाजपेयी यज्ञ परफॉर्म कर सकते हैं। 64 इन ऋग वैदिक पीरियड विच वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, अब हम बना देते हैं। देखो, कुल सबसे छोटी इकाई थी, उसके बाद आता था ग्राम, उसके बाद आता था विश, और उसके बाद आता था जन, यानी कि जन मतलब जनपद क्या होता था हमारा, ये राज्य बन गया। ये कुल, तो कई सारे कुलों का मिला के ग्राम बनता था, और ग्राम का जो हेड होता था वो क्या होता था, ग्रामिणी। ठीक है, ग्राम का हेड ग्रामिणी होता था। और ये कौन सा होता था, इसका हेड विशपति, विश का हेड विशपति, और जनपद का हेड कौन होता था, राजा, यानी कि राष्ट्र। जनपद मतलब राष्ट्र, जन। क्लियर, आज के जन से कंफ्यूज मत होना, ये जन मतलब जनपद है। तो कौन सी है सबसे छोटी इकाई, कुल इज द स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 अमंग द विच जनपद वाज नॉट इंक्लूडेड पंचजन। पंचजन में कौन सी नहीं थी, पंचजन क्या था, एक्चुअली दिस वाज द 5 मेजर ट्राइब ऑफ आर्यंस। आर्यन की 5 मेजर ट्राइब थी इसमें। इनमें कौन कौन सी थी, पुरु भी थी, यदु भी थी, अनु भी थी, तो 3 तो ये थी, तो कुरु नहीं थी। अब फोर्थ क्या है हमारे पास, है दुर्यु, और फिफ्थ है हमारे पास तुर्वासु। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ दुर्यु और तुर्वासु, तो कौन सी नहीं है, कुरु नहीं है। अब लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन थे जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन था, एक्चुअली क्वेश्चंस ही थोड़े अच्छे से फ्रेम नहीं हुए हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन भी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत ही टेक्निकल हैं, उसमें हम अगर अंदर जाएंगे तो हम इतना अंदर नहीं जा सकते, वी आर नॉट दैट टेक्निकल, हम इतना डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। देखो, एक हमने बात करी थी वीनस और मरकरी के बारे में, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में। कोई भी ग्रह, कोई भी जो ग्रह है, जो विजिबल ग्रह हैं, वो मॉर्निंग स्टार भी हो सकते हैं और इवनिंग स्टार भी हो सकते हैं। मरकरी वीनस दोनों ही मॉर्निंग में भी दिखते हैं और इवनिंग में भी दिखते हैं। देखो, ये मैंने निकाला था, एक थोड़ा सा डेटा निकाला है। जैसे अगर हमें देखना है कि प्लेनेट विजिबल लखनऊ में अगर हम देखें तो 3 महीने के निकाले हैं मैंने। मई में अगर हम बात करें, अगस्त में और दिसंबर में, तो हम ज़्यादा नहीं, कि देखो विजिबल तो सारे हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सभी विजिबल है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि पोजीशन कब है, हम जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से हमें वो चीज़ कब दिखेगी। तो मरकरी की हम सिर्फ 2 की बात करते हैं, मरकरी की। देखो, मरकरी 16 मई को 2020 में सुबह राइज होता है 6 बजे। अब 6 बजे सूरज भी निकल जाता है बहुत तेज, ठीक है, तो यहाँ हमें दिखेगा ही नहीं है। ऐसे ही वीनस भी 6:49 पे निकल जाता है 7 बजे के आसपास, तो 7 बजे सूरज, धूप इतनी होती तो क्या दिखेंगे हमें, नहीं दिखेंगे। अब सेट कब होते हैं ये 8 बजे सेट होता है मरकरी, और वीनस होता है 9 बजे सेट, तो यहाँ भी थोड़ा उजाला रहता है। तो जब वीनस सेट होता है तो अंधेरा होता है, तो ये हमें क्या है, दिख सकता है। ऐसे ही अगस्त की बात करें तो मरकरी हमें एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सी, और वीनस की ग्रेट विजिबिलिटी। और यहाँ दिसंबर की बात करें, मंथ ऑफ दिसंबर में मरकरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सी और वीनस फेयर गुड विजिबिलिटी। तो हमने ये कंक्लूड किया है कि देखो, जो मरकरी है वो बेशक सूर्य के बहुत पास है, बट वो इतना ब्राइट नहीं है। सबसे ब्राइट कौन सा है, वीनस है, क्योंकि मरकरी पे एटमॉस्फेयर नहीं है, और वीनस पे जो एटमॉस्फेयर वो सबसे थिकेस्ट एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है और सबसे ब्राइट होता है। ठीक है, तो कोई भी स्टार, ये सारे स्टार मॉर्निंग स्टार भी हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड ऑन द एलोंगेशन। एलोंगेशन पे डिपेंड करता है, जो एंगल बनता है सन और प्लैनेट के बीच में जब हम धरती से देखते हैं। देखो, अगर मरकरी और वीनस वेस्टर्न एलोंगेशन में है सन के, तो वो मॉर्निंग स्टार होगा जब हम वेस्ट में दिखेंगे। अगर हमारा एंगल बन रहा है अर्थ का और प्लैनेट और सन का, तो वो दिखेगा हमें मॉर्निंग में। और अगर ये ईस्टर्न एलोगेशन में है तो ये दिखाएगा हमें इवनिंग में। और इनके सबके टाइम सेट है। आप 16 मई या आप आज भी 17 मई है, तो आज आप भी देखो कि वेस्ट में
करीब 8 बजे के 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास आप देखो बिल्कुल एक डिफरेंट सा स्टार, एकदम बहुत ही ब्राइट सा चमकता, दैट इज वीनस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा नक्षत्र से रिलेटेड। देखो नक्षत्र में भी हमें दिया होता है तीनों गुण का, राजस, तामस और ये, तो जर्नली इनको नोनों में डिवाइड किया इस तरह से, ठीक है, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण। तो इन सात्विक में ये नो डाले हैं, राजस में ये डाले हैं और तामस में ये डाले हैं, लेकिन फिर भी इनका क्या होता है, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं और इनको इनके लेवल्स होते हैं, जैसे लेवल 1 हुआ, लेवल 2 हुआ और लेवल 3 हुआ। तो कोई भी एक सपोज ये ग्रह है तो ये लेवल 1 में सात्विक हो सकता है, यहाँ तेजस तामसिक हो सकता है और यहाँ ये राजस भी हो सकता है। तो इन तीनों में इनकी जो स्थिति है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, तो यहाँ से हमने उसको लिया था, यू कैन चेक योर सेल्फ। फिर एक और क्वेश्चन था हमारा ल्यूनर मंथ का, वो भी कंफ्यूजिंग है, द क्वेश्चन इज नॉट फ्रेम्ड करेक्टली। देखो ल्यूनर मंथ उन्होंने सीधा पूछा ल्यूनर मंथ। अब ल्यूनर मंथ हमारे 5 तरह के होते हैं, ड्रैकोनेटिक, ट्रॉपिकल, सिड्रियल, साइनोडिक, एनामेलिस्टिक। ये जो 2 हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमें पर्टिकुलर, और इन दोनों के ही आंसर्स उन्होंने दे रखे थे, क्योंकि इसको इन जनरल हम ऐड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 28 हो जाता है और इसको ऐड करते हैं तो 28.5 हो जाता है। तो हमें अगर स्पेशली पूछा जाता है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो स्पेशली पूछा जाता है कि सिड्रल मंथ क्या होता है, या साइनोडिक मंथ कितने डेज के होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा आगे कहीं भी क्वेश्चन आए। तो अगर सिड्रल मंथ की बात करें तो वो 28 डेज का होता है और साइनोडिक अगर पूछा है तो वो 29.5 डेज का होता है। क्लियर? तो ये आप देख लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन है उन क्वेश्चंस की। अब यहाँ हमने कर लिए हैं 65 तक क्वेश्चंस। इसके बाद जो बचे 35 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, और ये चीज़ें तो आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी आपके काम आती रहेंगी। जो बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं उनको वो देखेंगे कि बहुत ही हेल्पफुल है ये बाकी चीज़ों में भी। और एक पेपर में हम इतनी इन्फॉर्मेशन है, 100 क्वेश्चंस हम करेंगे, बट 100 क्वेश्चन के साथ साथ हमें इन्फॉर्मेशन कितनी मिल रही है हमें कम से कम 200-250 इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जहाँ सिर्फ हम सुन रहे हैं। और बाद में आप इसी वीडियो को दोबारा से अगर चलाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आपको सारे आंसर्स आते हैं। तो ऐसे ही अगर आप 3 पेपर के एनालिसिस भी कर लेते हो तो BSRG में यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। मतलब आई कैन एक्सपेक्ट 90% मार्क्स इन BSRG विद दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। बस हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए नई अपडेट्स के लिए। अभी एनवायरनमेंट की वीडियोस भी इसमें आएंगी तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।